शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य सरकार ने 13 सितंबर 2019 को एक परिपत्रक जारी करते हुए महानगर पालिका के सभी व्यापारिक संकुलों में रहने वाली दुकानों का किराया बाजार मूल्य के अनुसार ही वसूल करने का निर्देश जारी किया था। लेकिन इसके बावजूद अब तक इस आदेश के अनुसार व्यापारिक संकुलों से किराए की वसूली शुरू नहीं हुई है। लेकिन अब नगर विकास मंत्रालय का एक और पत्र अमरावती महानगर पालिका को प्राप्त हुआ है। इसके मुताबिक नगर विकास मंत्रालय ने अमरावती मनपा को शहर में स्थित प्रियदर्शनी व्यापारिक संकुल का किराया प्रचलित रेडी रेकनर यानी बाजार भाव मूल्य के अनुसार वसूल करने का आदेश दिया है। यही नियम महानगर पालिका की मिल्कियत वाले सभी 27 व्यापारिक संकुलों के लिए लागू रहेगा और इस संदर्भ में सभी निर्णय लेने के अधिकार महानगर पालिका आयुक्त प्रशांत रुड़े को सरकार की ओर से सौंपे गए हैं। ऐसे में अब जल्द ही महानगर पालिका के व्यापारिक संकुलों का किराया बाजार मूल्य के हिसाब से वसूला जाएगा। राज्य सरकार द्वारा महानगर पालिका व नगर पालिका क्षेत्रों के लिए हाल ही में घोषित की गई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ने भवन निर्माण क्षेत्रों को एक बड़ी राहत दी है, क्योंकि नए नियम के अनुसार अब 24 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतों को अग्निशमन विभाग की एनओसी लेना और अग्निशमन व्यवस्था करना अनिवार्य व बंधनकारक नहीं रहेगा। इससे पहले यह मर्यादा अधिकतम 15 मीटर तक ही थी। इसके साथ ही अब अनिवासी इमारतों के लिए 150 चौरस मीटर की मर्यादा को बढ़ाकर 500 चौरस मीटर तक कर दिया गया है। इस संदर्भ में एक नई नियमावली विगत 3 दिसंबर को नगर विकास विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसमें मुंबई को छोड़कर राज्य की सभी महानगर पालिकाओं व नगर पालिकाओं के लिए इस नियमावली को लागू किया गया है। इस समय अमेजॉन, फ्लिपकार्ट व shopclues.com जैसी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं का व्यापार करने के साथ साथ चाकू, तलवार व गुप्ती जैसे धारदार हथियारों की भी होम डिलीवरी दी जा रही है। इन हथियारों का प्रयोग आपराधिक वारदातों में भी किया जा सकता है। इस बात की ओर ध्यान जाते ही शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के जरिए होने वाले हथियारों के व्यवसाय को प्रतिबंधित करने हेतु एक आदेश जारी किया है। साथ ही कई ई-कॉमर्स कंपनियों के नाम नोटिस जारी की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि इस तरह के हथियारों की खरीदी करने वाले ग्राहकों के नाम व पते सहित विस्तृत जानकारी ऑनलाइन कंपनियों द्वारा शहर पुलिस को दी जाए। देश सहित राज्य में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून लागू रहने के बावजूद समाज में अब भी बाल विवाह प्रथा काफ़ी हद तक चल ही रही है। ऐसे में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून का उल्लंघन करने वाले सभी घटकों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आशय की जानकारी देते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने आह्वान किया कि यदि जिले में कहीं पर भी बाल विवाह हो रहा है तो नागरिकों ने सतर्क रहते हुए उसकी जानकारी जिला प्रशासन को देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह निर्देश भी जारी किया कि दूल्हे व दुल्हन की टीसी या आयु प्रमाण पत्र देखे बिना मंगल कार्यालय, कैटरिंग, पुरोहित, बिछायत केंद्र व शादी के निमंत्रण पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस आदि द्वारा अपनी विवाह संबंधी सेवाएं न दी जाए, अन्यथा बाल विवाह का मामला पाए जाने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज का सप्ताह 5 दिन का करते हुए शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही ऐसा करते समय सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुबह 9:45 से शाम 6:15 बजे तक का कामकाज का समय निर्धारित किया गया। लेकिन अधिकांश सरकारी कार्यालयों में अब तक कामकाज के इस नए समय का पालन शुरू नहीं हो पाया है और साप्ताहिक अवकाशों का आनंद लेने वाले कर्मचारी अब भी अपने पुराने समय पर ही कार्यालय में आते हैं। इस बात से अमरावती महानगर पालिका भी अछूती नहीं है। ऐसे में मंगलवार को मनपा उपायुक्त ने अपने सभी कर्मचारियों की हाजिरी पर विशेष नज़र रखी, तब विभिन्न विभागों में करीब 47 कर्मचारी लेट लतीफ़ पाए गए। इन सभी को फिलहाल कड़ी चेतावनी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि यदि वे दोबारा लेट लतीफ़ पाए जाते हैं तो उनका 1 दिन का वेतन काट दिया जाएगा। विगत 8 माह से कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के सभागार में ऑफलाइन सभाएं लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था और आम सभा सहित विभिन्न विषय समितियों की बैठकें ऑनलाइन तरीके से ली जा रही थी। लेकिन अब चूंकि कोरोना संक्रमण को लेकर हालात काफ़ी हद तक नियंत्रित हो चुके हैं, ऐसे में इन सभाओं को पहले की तरह ऑफलाइन आयोजित करने के संदर्भ में सरकार द्वारा छूट बहाल की गई है, जिसकी वजह से अब जल्दी ही स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के सभागृहों में पहले की तरह सभाएं आयोजित होती दिखाई देंगी। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ओर से चांद पर स्थायी बेस बनाने के संदर्भ में एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी, जिसमें अमरावती के युवा वैज्ञानिक ऋषभ भुतड़ा ने चांद पर बनाए जाने वाले स्थायी बेस के लिए एक शौचालय का डिजाइन तैयार करने का मॉडल पेश किया था, जिसे विजेता घोषित किया गया। इस उपलब्धि के चलते युवा वैज्ञानिक ऋषभ भुतड़ा का महापौर कक्ष में महापौर चेतन गावंडे के हाथों सत्कार किया गया। 2016 पासून मी याच्या प्रयत्नात होतो की या चॅलेंजमध्ये आपण पार्टिसिपेट करतोय। ज्युनियर कॅटेगरी, सिनियर कॅटेगरी प्रत्येक याच्यात पार्टिसिपेट केलं। यावेळेस नुकतं 2020ला वापस मी टाकलं सगळं आणि मला काही दिवसानंतर मेल आला
की तुमचं सबमिशन आम्हाला भेटलं आहे आणि तुम्ही आमच्या मुवमेंटला आता ऑफिशियली जॉईन होऊ शकता. आणि हा टॉयलेट जो आहे, या टॉयलेटची सगळ्यात मोठी खासियत म्हणजे आज झिरो ग्रॅव्हिटीमध्ये काम करतो. स्थानीय मनपा मुख्यालय में मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे की अध्यक्षता में बुधवार 16 दिसंबर की सुबह 10 बजे पल्स पोलियो टीकाकरण और कोविड टीकाकरण अभियान के संदर्भ में वैद्य के अधिकारियों और सभी PHN का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर SR ठोसर ने टीकाकरण अभियान के बारे में मनपा अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया. साथ ही मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने आगामी 17 जनवरी को होने जा रहे पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए. विगत सोमवार व मंगलवार को संपन्न हुए महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल के 2 दिवसीय अधिवेशन में महाराष्ट्र विधानसभा में महिला अत्याचार के खिलाफ शक्ति कानून को मंजूरी मिली है. इस कानून का मसौदा तैयार करने में अमरावती निवासी उद्योजक नितिन मोहोड़ के भाई शिरीष मोहोड़ की काफ़ी बड़ी भूमिका है. शिरीष मोहोड़ इस समय महाराष्ट्र सरकार के गृह उप सचिव पद पर कार्यरत हैं और वे विगत 3 माह से इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए मेहनत कर रहे थे. जिले में बुधवार 16 दिसंबर को कोरोना के 65 नए संक्रमित मरीज पाए गए. इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,745 पर जा पहुंची. बुधवार को RT-PCR टेस्ट में 41 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें 2 अल्पवयीन बच्चों सहित 41 पुरुषों व 22 महिलाओं का समावेश रहा. इसमें अमरावती शहर के 56 व ग्रामीण इलाकों के 9 लोग शामिल हैं. मूलतः बीड जिले के परली वैजनाथ निवासी प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण माणिकराव गायकवाड़ ने यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में आरोप लगाया कि वे वर्ष 2016 में बुल्ढाना जिला अंतर्गत लोनार स्थित स्वर्गीय कुमारी दुर्गा बनमेरू विज्ञान महाविद्यालय में बतौर सहायक प्राध्यापक पूर्णकालिक पद पर नियुक्त हुए थे, लेकिन संस्था के उपाध्यक्ष व प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश बनमेरू ने उन्हें गैर कानूनी ढंग से पद से हटा दिया, जिसके खिलाफ वे विगत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं. और यदि उन्हें इस मामले में न्याय नहीं मिलता है तो वे आगामी 31 दिसंबर से अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ विभागीय उच्च शिक्षा सहसंचालक कार्यालय के सामने आमरण अनशन करना शुरू कर देंगे. ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि विगत दिनों अमरावती विद्यापीठ द्वारा ली गई परीक्षा का परिणाम 100% लगा है. ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब चूंकि सभी विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं तो पदव्युत्तर पाठ्यक्रमों की सीटों को बढ़ाया जाए ताकि सभी इच्छुक विद्यार्थियों को पदव्युत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिल सके. प्रहार वाहन चालक संगठन द्वारा RTO रामगीते को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि यवतमाल जिला अंतर्गत पिंपलखुटी में महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित RTO चेक पोस्ट पर इस महामार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों से अवैध धन उगाही की जाती है. साथ ही यहाँ पर तैनात अधिकारियों ने वाहन चालकों से पैसा वसूल करने हेतु कुछ गुंडों को अपनी सेवा में लगा रखा है. ऐसे में विगत कई वर्षों से चली आ रही इस अवैध वसूली को तुरंत रोका जाना चाहिए और संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. मराठा आरक्षण को अंतरिम स्थगिति के बाद राज्य में कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई. प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत दूसरी और अब तक की तीसरी सूची मंगलवार को घोषित की गई. तीसरी सूची के अनुसार मनपा क्षेत्र के 63 महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु 1568 विद्यार्थियों को पात्र घोषित किया गया है. उन्हें आगामी 18 दिसंबर की दोपहर 4 बजे तक उन्हें आवंटित महाविद्यालयों में अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा. इस समय गाड़गे नगर परिसर स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर में 14 से 20 दिसंबर तक संत गाड़गे बाबा का 64वां पुण्यतिथि सप्ताह मनाया जा रहा है. इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यहाँ पर हर वर्ष की भांति कोई भव्य दिव्य आयोजन नहीं किया गया, लेकिन समाधि मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनाई से सजाते हुए यहाँ पर रोजाना सुबह काकड़ आरती, हरिपाठ व सामूहिक प्रार्थना की जा रही है. साथ ही दिव्यांगजनों व जरूरतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अन्नदान भी किया जा रहा है. विगत कुछ वर्षों से शिक्षक पद भर्ती बंद रहने के चलते अब बेरोजगार युवक युवतियां शिक्षण पदवी का पाठ्यक्रम यानी D.Ed में प्रवेश नहीं ले रहे. ऐसे में अमरावती जिले के कुल 35 D.Ed कॉलेज में से 15 D.Ed कॉलेज बंद हो गए हैं. किसी समय D.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश करने हेतु युवाओं की लंबी लंबी कतारें लगती थी, लेकिन अब D.Ed परिसर पूरी तरह से निर्मनुष्य दिखाई देता है. अमरावती जिले में वर्ष 1970 से D.Ed कॉलेज की शुरुआत हुई थी, लेकिन वर्ष 1995 से धीरे धीरे D.Ed कॉलेज में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटने लगी और अब कुल 35 में से 15 D.Ed कॉलेज बंद करने की नौबत संस्था चालकों पर आ पड़ी है. अमरावती पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत विगत लंबे समय से लापता रहने वाले बच्चों को खोजने हेतु ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जो आगामी 1 जनवरी तक चलेगा. इस अभियान में अब तक पुलिस द्वारा 11 लावारिस बच्चों को अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र से खोजा गया, जिन्हें चाइल्ड वेलफेयर के सुपुर्द किया गया. इन 11 बच्चों में से 2 बच्चे अमरावती से ही लापता हुए थे, जिनके अभिभावकों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली गई है. वहीं अन्य 9 बच्चे फिलहाल लावारिस माने गए हैं, क्योंकि उनके अभिभावकों और घर के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. स्थानीय गाड़गेनगर थाना पुलिस को गत रोज एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पांडरी हनुमान मंदिर परिसर में पिस्तौल लेकर घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने बड़े सुनियोजित ढंग से कार्रवाई करते हुए पांडरी हनुमान मंदिर परिसर से जिशान अहमद मोहम्मद फारूक नामक 28 वर्षीय युवक को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया.
साथ ही उसके पास से 2 विदेशी बनावट वाली देसी पिस्तौल और 2 कारतूस भी बरामद किए। जिशान अहमद के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3 व 25 सहित महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तथा राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू के संदर्भ में सोशल मीडिया पर वायरल की गई झूठी पोस्ट के संदर्भ में अचलपुर थाना पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की जांच करने के बाद अचलपुर थाना पुलिस ने भाजपा के IT सेल प्रमुख सदस्य प्रवीण अलई सहित प्रकाश आंदले व राज पाटिल के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। जिस समय राज्य मंत्री बच्चू कडू दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु बाइक रैली लेकर दिल्ली हेतु रवाना हुए थे, उस समय सोशल मीडिया पर राज्य मंत्री बच्चू कडू के निर्वाचन क्षेत्र अचलपुर की कृषि उपज मंडी में किसानों की आर्थिक लूट चल रही होने के संदर्भ में एक पोस्ट वायरल की गई थी, जो बाद में फर्जी पाई गई है। विगत 10 दिसंबर की सुबह अकोट अंजनगांव मार्ग पर मॉर्निंग वॉक करने हेतु निकले 4 लोगों को एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने भीषण टक्कर मार दी थी, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोगों ने उसी दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया था। वहीं इस हादसे में बुरी तरह घायल हुए आनंदराव बोरोडे नामक चौथे व्यक्ति की भी गत रोज अस्पताल में मौत हो गई है। स्थानीय ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन परिसर से यात्रियों की जेब काटने वाले शातिर चोरों की टोली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और इन 3 शातिर जेब कतरों के पास से करीब 45,000 रुपये की नगद राशि भी बरामद की है। इन आरोपियों में अब्दुल जफर, अब्दुल गफूर, इरशाद खान, एहफाज खान तथा मोहम्मद इरफान, मोहम्मद गयास, इन 3 लोगों का समावेश है। इन तीनों बदमाशों को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने अमरावती के इरविन चौक परिसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में आने वाले भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा से निराधार पेंशन योजना का लाभ पाने वाले मृत व्यक्ति के खाते से फर्जी दस्तावेज बनाकर 17 लाख रुपए की रकम ऐंठे जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने बैंक के 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए सतीश मोहोड व उमेश मानकर को हिरासत में लिया है। इन 3 कर्मचारियों ने मृतक व्यक्ति के खाते में आई रकम को हड़पने के लिए अपनी पहचान के लोगों के नाम नकली हस्ताक्षर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी पैसों का वितरण पात्र लाभार्थी के तौर पर जान पहचान के लोगों में वितरित किया था। इन दिनों अमरावती शहर के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। मंगलवार को बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र से 1 और गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। जानकारी के मुताबिक बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में अंजनगांव रोड स्थित राम मेघे इंजीनियरिंग कॉलेज गेट के सामने से जितेंद्र बगेकर नामक युवक की मोटरसाइकिल चुरा ली गई। वहीं गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में महेंद्र कॉलोनी में रहने वाले निखिल मोहोड की मोटरसाइकिल PDMC अस्पताल से चुराई गई। वहीं एक महिला की मोपेड अज्ञात चोर ने शेगांव नाका परिसर स्थित दूध डेयरी के सामने से चुरा ली। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र में आने वाली सोनल कॉलोनी में एक महिला पर गर्म उबलता पानी फेंके जाने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम प्रतीक देशमुख व संकेत देशमुख बताए गए हैं। इस घटना में पीड़ित महिला के शरीर का 30 से 40% हिस्सा झुलस गया है। जनार्दन पेट परिसर में रहने वाले 17 वर्षीय आदित्य श्याम पोहोकार की डेंगू से मौत होने का मामला सामने आया है। पोहोकार परिवार के सदस्यों ने उसे 15 दिसंबर को जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए लाया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। शहर के होटलों के सामने पुलिस की वर्दी पहनकर गैर कानूनी काम करने वाले 2 नकली पुलिसकर्मियों के खिलाफ सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। सिटी कोतवाली पुलिस की टीम मंगलवार की रात शहर में गश्त लगा रही थी। इस समय होटल रघुवीर के सामने सुरेश राउत नामक युवक पुलिस की वर्दी पहने हुए था। इसी तरह कुबड़े ज्वेलर्स के पास आकाश राउत को भी पुलिस की वर्दी पहनकर देखा गया। इन दोनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र में आने वाले अंबा गेट परिसर के मुर्गेंद्र मठ क्षेत्र में शिकायतकर्ता महिला अपनी मां के घर पर आई हुई थी और उसने आभूषणों से भरी पर्स अपने घर के पलंग पर रखी थी। इसके बाद वह महिला अपनी बहन के बेटे को लेकर घर के बाहर गई, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसे वहां से पर्स गायब दिखी। इस पर्स में सोने के आभूषण व नगद 4,000 रुपये सहित कुल 1,26,813 रुपये का माल था, जिसे अज्ञात चोर घर के खुले दरवाजे से प्रवेश कर चुरा ले गया। पथरोड पुलिस ने काकड़ा गांव में मंगलवार की रात छापामार कार्रवाई करते हुए 115 किलो गौमांस सहित 7 कसाईयों को हिरासत में लिया। पथरोड पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काकड़ा गांव में अवैध रूप से गौमांस की बिक्री हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार की रात में छापामार कार्रवाई करते हुए शेख शब्बीर शेख उस्मान के घर से 115 किलो गौमांस सहित मांस कटाई का सामान बरामद किया। साहूकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दस्तूरनगर के अमर कॉलोनी परिसर में रहने वाले रामेश्वर ठाकरे और एक महिला को अवैध साहूकारी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। शिकायत के मुताबिक ये दोनों लोग लोगों की परेशानियों का फायदा उठाकर ब्याज से लोगों को पैसे देते थे। इस संदर्भ में उपनिबंधक कार्यालय के कर्मचारी अविनाश महल्लो को जानकारी मिलते ही उन्होंने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सार्वजनिक स्थान पर गैस सिलेंडर लगाते हुए खाद्य पदार्थ बेचने वाले 3 लोगों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई में हमालपुरा के आकाश माने, नितिन मोरे व नितिन नेवाड़े पर कार्रवाई की गई। वहीं राजापेट थाना पुलिस ने दशरा मैदान की झोपड़पट्टी परिसर में रहने वाले संजय बोधनकर के खिलाफ कार्रवाई की है। कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र के
सराफा बाजार में एक दुकानदार से हफ्ता मांगने वाले आरोपी की बुधवार को शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के सामने पेशी की गई। सराफा बाजार में गोपाल आसोपा की सराफा दुकान है। विगत 14 दिसंबर की दोपहर 2:30 बजे के दौरान गोपाल आसोपा अपनी दुकान में थे। इसी दौरान राजू छांगानी नामक आरोपी ने आसोपा की दुकान में जबरन प्रवेश करते हुए 500 रुपये मांगे और पैसे नहीं देने पर जबरन पैसे लेकर फरार हो गया था। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।